नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे हैं लपू जन्ना। पिछले भाग सुनने के लिए कहानियों के सफरनामे को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज सुनते हैं लपू जन्ना का अगला किस्सा। लपू जन्ना भाग 30। चुस्सू 325 और गंगा की सौगंध। लफत्तू की तबीयत सुधर रही थी और परिवार के साथ उसके रिश्ते भी। यहाँ तक कि उसका जल्लाद भाई भी यदा कदा उसकी मिजाज पुरसी में लगा दिख जाया करता। मुझे और पूरी मित्र मंडल को उसके घर पर हिकारत से नहीं बल्कि बहुत सम्मान के साथ देखा जाने लगा था और हमें वहां कभी भी जाने की छूट मिल गई। हम दिन भर लफत्तू के बिस्तर को अपना खेल का मैदान बनाए रखते। लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड जैसे सदाबहार खेलों के साथ साथ उसके भाई ने हमें ताश की अब तक हमारे लिए वर्जित गड्डी के साथ जोड़ पत्ती और पद जैसे खेल सिखा दिए। जोड़ पत्ती बहुत बचकाना खेल था, जबकि पद में सामने वाले को पूरी तरह चिल्लम नग्न बना देने का आकर्षण उसे एक महान खेल बनाता था। पद से चढ़ चुकने के बाद हमने कोटपीस और दहल पकड़ नामक राष्ट्रीय ख्याति के खेल भी सीख लिए, जबकि रमी जैसे क्लासिक खेल के रामनगरीय संस्करण चुस्सू तक पहुंचने में हमें उसके बाद फकत 1 सप्ताह लगा और उसे बाकायदा जुए की सूरत देने में लफत्तू को 24 घंटे। चुस्सू के खेल में खिलाड़ियों की संख्या के मुताबिक 9 से लेकर 17 पत्ते हर एक खिलाड़ी के हिस्से आते और उन्हीं के हिसाब से 3-3 पत्तों के 3 से लेकर 5 हाथ बनाने होते थे। यह खासा चुनौतीपूर्ण खेल था और उसे खेलने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। लफत्तू लेटा लेटा कमेंट्री करता रहता और बेबाक ठहाके मारा करता। अपने सबसे नजदीक बैठे खिलाड़ी के लिए वह सलाहकार का काम भी करता था और 2 ही दिनों में यह मान लिया गया कि उसकी बगल में बैठा खिलाड़ी हार ही नहीं सकता। हार जाने पर जगुआ पौंक रुआंसा हो जाता और लफत्तू पर बेमानती करने का झूठा इल्जाम लगाता। लफत्तू की तरह ही फुच्ची भी खेल को नहीं खेलता था। वह अपने शाश्वत कुटैव अर्थात कप्तानी करने की आदत से बाज नहीं आता था और अपने को लफत्तू के सामने बैठे दोस्तों की टीम का कप्तान बना लेता और बारी बारी से सबके पत्ते देखा करता। तीसरे दिन ही लफत्तू ने आइडिया दिया कि क्यों ना इस खेल के स्कोर बाकायदा कॉपी में लिखे जाए ताकि हार जीत का सही सही पता चल सके। लफत्तू ने स्वयं ही स्कोरर का पद भी संभाल लिया और पहली शाम खेल खत्म होने पर जो नतीजा सामने आया उसके हिसाब से मुन्ना खुड्डी मुझसे 3 और जगुआ से 7 हाथ आगे था। बंटू खेल के बीच में ही किसी बात पर खफा होकर अपने घर चला गया था। लफत्तू ने अपने घायल हाथ वाली कोहनी को मुन्ना खुड्डी की कमर में खुबोते हुए चुहल की। आज तो बहुत 3-2-5 बनाला थे बे। चुस्सू के स्थानीय नियमानुसार पत्तों के क्रम में सबसे ऊपर ट्रेल होती थी। ट्रेल के बाद दूसरे नंबर पर 3-2-5 का नंबर आता था। यह 3-2-5 टॉप यानी इक्का बादशाह बेगम से भी बड़ा होता था। इक्का बादशाह गुलाम को टिमटॉम कहते थे, जबकि इक्का बेगम गुलाम को सिमसोम। इक्का नहल दहल को लंगड़ी माना जाता था और इक्का दुग्गी तिग्गी को सबसे छोटी रन। ईंट की दुग्गी के बदले जोकर वाला पत्ता उठाया जा सकता था और सारे पत्ते जीतने पर फाड़ मानी जाती थी। किसी एक पत्ते के चारों रंग जैसे 4 सत्ते या 4 पंजे आ जाने को चौरेल कहते थे। फाड़ और चौरेल करने वाले को विशिष्ट इनामात और सुविधाएं दिए जाने का प्रचलन था। सारे चौवों को बाबाजी कहा जाता था, जबकि चिड़ी के चौवे को बेशंभर बाबाजी के नाम से संबोधित कर विशिष्ट सम्मान दिया जाता। चिड़ी का गुलाम पद्मा दत्त कहलाता था, जबकि पान की बेगम का नाम हेलन से बदलकर माला सिन्हा रख दिया गया। 2-3-5 को लेकर अक्सर बंटू भड़क जाता था। उसके हिसाब से उसके इंग्लैंड निवासी मामा ही इस खेल के जनक थे और वे 2-4-5 को ट्रेल के बाद मानते थे।
बंटू के मामा का नाम जब जब आता, लफत्तू बड़ी हिकारत से उसे देखता हुआ कहता, तेला मामा गया बेटे बित्तोलिया के यहाँ झालू लगाने। गब्बल के यहाँ खेलना है तो गब्बल का ई लूल मानना पलेगा। ब- बत्तों के तले लो मत बेटे, और खेलना है तो खेल बल्ला लाम नगल के धाम पे कू निकल ले। वह थ्योरी माँ सांप की बढ़िया नकल बना लेता था। रामनगर के धामों का जिक्र चलने पर हम सब थ्योरी माँ सांप की इकट्ठे नकल बनाने लगते। और रामनगर के 4 धाम सुन लो सूत्रों। इस तरफ कू खताड़ी और उस तरफ कू लखुआ। तीसरा धाम हैगा भवानीगंज और सबसे बड़ा धाम हैगा कोसी धाम। हमारी संवेद हंसी फूटने को ही होती कि लफत्तू जोर से चेताता, और जो थुतला तिवाली माताब की नजल में इन चाल धाम पला गया, उसको वहीं थलक पे जिंदा गाल के लाता हुआ से बना दूंगा। बंटू रुआं सा पड़ जाता और हम सब बेकाबू होकर अपने पेट थामे हंसी से दोहरे हो जाते। चूंकि मुन्ना खुड्डी उस दिन मुझसे 3 हाथ से जीता था, लफत्तू ने तय किया कि अगले दिन का खेल मुन्ना के पक्ष में क्रमशः 3 और 7 हाथ के एडवांटेज से शुरू होगा, और गर्मी की छुट्टियां खत्म होने तक हर रोज का स्कोर इसी तरह लिखकर अंत में चुस्सू चैंपियन को उचित पारितोषिक दिया जाएगा। पारितोषिक की बाबत कोई ठोस सूरत पेश न किए जाने पर खुड्डी उखड़ गया और बोला, माने जीतने वाले को पता ही नहीं कि उसने क्या जीता। ये तो बेमानती है। बात सही थी। लफत्तू ने कुछ देर सोचा और तय किया कि 4 हाथ को एक बम पकौड़े के बराबर माना जाएगा। यानी छुट्टी खत्म होने पर अगर कोई 40 हाथ से आगे रहता है तो उसे 10 बम पकौड़ों का इनाम मिलेगा। यह एक ललचाने वाला प्रस्ताव था, जिसके नतीजे में हम सब उन गर्मियों में चुस्सू में इतने पारंगत हो गए थे कि उसके बाद दिवाली वगैरह के टाइम बड़ों के असली यानी जुए वाले चुस्सू में खिलाड़ी कम हो जाने पर हम में से किसी को भी सुविधा के मुताबिक ससम्मान तलब कर लिया जाता और हमारे पैसे भी भरे जाते। चुस्सू की बमपकौड़ा ट्रॉफी की डिटेल्स तय हो जाने पर लफत्तू बोला, वो कहाँ गया था ला 3-2-5? मैंने नासमझी में उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी आंख को चौथाई दबाते हुए कमीनगी के साथ कहा, बोई तेला इंग्लैंडिया मुगले आदम ऑल कॉन। इस तरह मई जून के उन गर्म महीनों के एक ऐतिहासिक दिन बंटू के 2-2 नामकरण किए गए। उसके बाद से उसे इंग्लैंडिया मुगल ए आजम और 3-2-5 के अलावा किसी और नाम से नहीं पुकारा गया। 3-2-5 का नाम उस पर बुरी तरह फपता भी था, क्योंकि उसका कद हम सब में छोटा था और अपनी शातिर हरामियत के चलते वह बड़े बड़े इक्के बादशे बेगमों को उल्लू बना सकने में पारंगत था। और मैंने गौर किया कि वह दिखता भी 3-2-5 जैसा ही था। बनवारी मधुवन पिक्चर हॉल से आगे थोड़ी सी उतराई थी, जिसके बाद कोसी डैम से आने वाली नहर मिलती थी। नहर के ऊपर एक चौड़ी पुलिया थी जिस पर लफत्तू ने हमें बिना गाड़ी की गाड़ी चलाना सिखा रखा था। इस कार्यक्रम के लिए आपको पुलिया के किनारे पर लगी रेलिंग से लगे खड़े होकर अपनी निगाहों को बहते पानी पर एकटक लगा देना होता था। थोड़ी देर में पुलिया गाड़ी बन जाती थी और आप रफ्तार के मजे ले सकते थे। गाड़ी की रफ्तार डैम से उस दिन छोड़े गए पानी की मात्रा पर निर्भर करती थी। कम पानी छोड़े जाने पर रफ्तार बढ़ जाती थी, क्योंकि नहर में पानी का स्तर छिछला होता था और उसकी रफ्तार ज्यादा। जिस दिन लबालब पानी छोड़ा गया होता, नहर पुलिया को तकरीबन छूती हुई बह रही होती और ऐसे में मंद मंद रफ्तार पर गाड़ी चलाना एक दिव्य अनुभव होता था। लफत्तू ने हमें उस उम्र में मेडिटेशन करते हुए गाड़ी चलाना सिखा दिया था, जब किसी के पास गाड़ी होने को विस्मय और तनिक ईर्ष्या के साथ देखा जाता था। पुलिया और उसके नीचे बहने वाली नहर हम सब की गाड़ी थी, जिसे उस दिन चलाता हुआ मैं मुन्ना खुड्डी की प्रतीक्षा कर रहा था। हमने दिन भर लफत्तू के घर मौज की थी और मुन्ना ने मुझसे शाम के समय एक नई जगह दिखाने का वायदा किया था।
मेरे घर से यह पुलिया काफी आगे पड़ती थी और मैं पहली बार इतनी दूर अकेला आया था। गाड़ी का भरपूर लुत्फ उठा चुकने के बाद मैंने आंखें उठाकर बनवारी मधुवन की तरफ देखा तो बड़ा टायर चलाता मुन्ना खुड्डी तेज तेज आता दिखा। उसके हाथ में लकड़ी का छोटा सा अटल्ला था जिसे वह एक्सीलेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बड़ा टायर चलाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था क्योंकि वह रत्ती पहियों के मुकाबले बहुत गनवार और घामड़ लगा करता था। लेकिन जिस कौशल के साथ मुन्ना खुड्डी टायर का संचालन कर रहा था, मुझे वह आकर्षक लगा। नक्शेबाजी और अदा के साथ टायर को नजदीक लाकर 3-4 बार टेढ़ा घुमाने के बाद वह स्थिर हुआ तो बहुत देसी अंदाज में बोला, और गुरु, मजा? मैं भी उसी स्टाइल में बोला, हाँ गुरु, मजा, मने बहुते मजा। मुन्ना मुझसे लिपटने को सा हुआ, पर उसकी गंदी बनियान देखकर मैं पीछे हट गया। उसने बुरा नहीं माना। हमने पुलिया पार की और नहर की बगल वाली मुख्य चौड़ी सड़क पर आ गए। मैं सड़क पर पहुंचते ही डाम की दिशा में जाने को हुआ तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, गुरु, उधर नहीं, इधर। इधर? उधर मतलब पाकिस्तानियों के बगीचे में। मेरी भूख सरक गई। अरे, आप मने डरिए मत, हम आपको वहां थोड़े ही ले जा रहे हैं, आप डरते बहुत हैं। वह अपनी सुपरिचित टेरिटरी में ले जाने की धौंस से मुझे आतंकित करने का प्रयास कर रहा था। डैम की दिशा में जाने के बजाय हम थोड़ी दूर तक उल्टी दिशा में भवानीगंज की तरफ चले और बाईं तरफ नहर की दूसरी तरफ सीढ़ियां आने पर नीचे उतर गए। सड़क से यह हिस्सा नजर नहीं आता था। 20 सीढ़ी उतरने के बाद एक रौखड़नुमा मैदान आया। बांध का गेट बंद था और रौखड़ से थोड़ी दूरी पर नदी की दुबली सी धारा बह रही थी। धारा के थोड़ा सा आगे एक ऊंचा सा टीला था। मुन्ना ने मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया और उसी पतली धारा की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना टायर शिवजी के सांप की तरह गले में डाल लिया था और अपने धारीदार पाजामे के पानियचे आधी जांघों तक खींच लिए थे। हाफ पैंट और पॉलिएस्टर की कमीज पहने बाबू साहब बना हुआ मैं उसके पीछे चल रहा था। मुन्ना की देह थोड़ी बेडौल थी। उसके कूल्हे उसकी मरगिल्ली टांगों के अनुपात के हिसाब से काफी स्थूल थे और चाल में एक नैसर्गिक लेकिन भौंडी लचक थी। मैंने पलटकर देखा, नहर वाली सड़क काफी पीछे जा चुकी थी। इक्का दुक्का लोग टहलते दिखाई दे रहे थे। बाईं तरफ निगाह डालने पर जियाउल के घर वाली कॉलोनी की छतें नजर आ रही थीं और उनकी और बाईं तरफ डाम। सामने रूखी पथरीली जमीन थी और मैं मुन्ना खुड्डी के नेतृत्व में कहीं जा रहा था। अचानक डर लगना शुरू हुआ और शर्म आने लगी कि मैं कल ही रामनगर आए इस छोकरे के कहने पर किसी अनजान जगह पर जा रहा हूँ। घर में इस बाबत पूछे जाने पर मैं क्या उत्तर दूंगा, इस सवाल से भी भय लग रहा था। मैं ठिठक गया, मगर जब मुन्ना ने मुझे रुका हुआ देखकर अपनी 2 उंगलियों से मुझे अपमानित करने की कोशिश करता परिचित रामनगरी इशारा किया, मैंने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो, खुड्डी से पहले टीले तक पहुंच जाऊंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। मैंने चप्पलें हाथों में थामी और धारा की तरफ दौड़ चला। मुन्ना के पास पहुंचा तो उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। धारा में बस टखनों की ऊंचाई तक का बहुत शीतल पानी था, जिसे पार करने में हमें कोई आधा मिनट लगा। अब हम दोनों हंस रहे थे और धारा के उस तरफ थे। टीले की जड़ हमारे सामने थी। एक ठूंठनुमा पेड़ के तने के निचले हिस्से पर किसी ने ढेर सारा काजल पोत दिया था। नियमित रूप से धूप अगरबत्तियां, जलाए जाने के अवशेष और दर्जनों हुक्के, चिलमे और मिट्टी की बहुत छोटी सुराहियां इधर-उधर बिखरी हुई थीं। यह थोड़ा आकर्षक और पर्याप्त रहस्यमय माहौल था। नाटकीय अंदाज में मुन्ना ने पेड़ के तने पर लगे काजल पर अपना काला अंगूठा फिराया और उससे लगी कालिक को अपने काले ही माथे पर किसी टीके की तरह लगा लिया। वह अजीब हॉकलेट नजर आने लगा था। उसकी देह भाषा अचानक बदली
और वह पास में ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर जांग धरे उसी तरह बैठ गया जिस तरह रामलीला में रावण का पार्ट खेलता लफत्तू ढाबू की छत पर बैठा करता था। चंबल क्या करने आए हो ठाकुर? ये जीवा का इलाका है और जीवा ने गंगा की सौगंध खाई है कि जसवंत सिंह की बोटी बोटी चील कौवों को खिलाकर ही अपनी मां की मौत का बदला लेगा। मुन्ना खुड्डी मौज के चरम पर आकर किसी पिक्चर के डायलॉग की कॉपी कर रहा है। इतना तो समझ में आया, पर यह पता नहीं चला कि किस पिक्चर का। मैंने आपका नमक खाया है मालिक। और गोली खाने का इंतजार करता हुआ मैं गब्बर का नालायक कालिया डाकू बन गया। खुड्डी पाए से उखड़ता बोला, मने आप रामनगर वाले हर बात में गब्बर सिंह को पेल देते हैं। हम अमिताभ बच्चन का डायलॉग कह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पराण नहीं तो कम से कम शेट्टिया तो बन ही ना सकते हैं। है मने। अपने को रामनगर वालों से श्रेष्ठ समझने की उसकी इस पॉन्स पर मैंने उससे वापस लौटने की बात करना शुरू कर दिया। इस पर गब्बर और शेट्टी की बात तुरंत भुलाकर वह मेरा हाथ थामे टीले के उस पार लेकर गया। एक पथरीला मैदान था जो टीले की बनावट के कारण किसी भी और जगह से नजर नहीं आता था। मैदान पर पुरानी निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी थी, खस्ता हो चुकी। पत्थर ढोने वाली दसियों, छोटी छोटी दुपहिया गाड़ियां, सीढ़ियां, सीमेंट के विशालकाय चौकोर स्लैब और सीमेंट की परत लगी बाल्टियां और भी जाने क्या क्या। ये है हमारा चंबल गुरु। यही ठोका था टुन्ना झरी ने उनको। तब से यहां आने की अपने अलावा किसी की हिम्मत नहीं होती। उंगली की कैंची बनाकर आंख मारते मुन्ना ने कहा, मैंने ढंग से जगह का मुआयना किया। जगह अद्भुत ग्लैमर से भरपूर थी। डाकुओं के अड्डे से किसी भी सूरत कम नहीं। लेकिन देर हो रही थी। मुझे शाम ढलने से पहले घर पहुंचना होता था। यह बात मुन्ना को भी मालूम थी। जल्द ही फिर सारी टीम के साथ यहां आने की योजना बनाते हम वापस लौटे। बनवारी मधुवन तक आते आते मुन्ना खुड्डी ने मुझे हिमालय में लगी नई पिक्चर गंगा की सौगंध की पूरी कहानी सुना दी थी। कल सुबह चलते देखने यार मुन्ना, पैसे नहीं है मगर मेरे पास। मुझे बौने के 40 पैसे के उधार की बात भी याद थी। अरे पैसे की अपन को कब कमी हुई उस्ताद, चलिए थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं घर जाने से पहले। मुन्ना मुझे ठेलते हुए दाईं तरफ कटने वाली गली में घुस गया। एक चहारदीवारी के अंदर गेरुआ पुते हुए बरगद के पेड़ को देखते ही मालूम पड़ जाता था कि वह कोई मंदिर है। मैंने उस मंदिर को पहले नहीं देखा था। मुन्ना और मैं मंदिर के अहाते में थे। एक छोटे से मकाननुमा मंदिर के अहाते में घुटने टेढ़े किए हुए अधलेटा एक दढ़ियल बुड्ढा पंखा झल रहा था। गेरुआ कपड़े धारे एक बूढ़ी अम्मा बर्तन धो रही थी। जहां तहां घंटे टंगे हुए थे। बाहर खुले बरामदे में बरगद के पेड़ के नीचे खूब कालिक और तेल सनी गात दिखती थी जिसके बीचों बीच एक दिया जल रहा था। मुन्ना वहां के जुग्राफिये से परिचित लग रहा था। सीधा बुढ़े के पास गया और उसके पैर छूकर बोला, पाये लागी बाबा जी। वहां से उड़ता हुआ सा वह बर्तन धोती अम्मा के पास पहुंचा और वहां भी उसने पाये लागी किया और बुढ़िया को माई कहकर पुकारा। सेकंड से पहले वह फिर से बुढ़े के पास था। मैं वहीं चहारदीवारी के पास ठिठका खड़ा था। मैं हैरान था कि बुढ़े बुढ़िया ने अब तक मुझे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बैठो भगत, बहुत दिनों बाद आए। जय जय गर्जिया माता, जय भोले, जय बम बम बम, जय जय हरिओम हरिओम। ऊट पटांग बोलता, डकार लेता बुड्ढा अपने हाथों से जिस तरह सामने की जमीन टटोल रहा था, मुझे तुरंत पता चल गया कि वह अंधा है। यही बात मैंने बुढ़िया को गौर से ताड़ते ही समझ ली। वह भी अंधी थी। बाबा मुन्ना के सर पर हाथ रखकर उसे आशीष देता और डकारे लेता जाता था। बुढ़िया भी अब तक वहां आ चुकी थी
और मुन्ना पर लाड़ से हाथ फेर रही थी। 5 एक मिनट बाद घर पर प्रसाद दे देना भगत, कहते हुए बुढ़े ने अपने सर के नीचे धरी पोटली की गांठ खोलकर उसमें से थोड़े से परवल के दाने और गुड़ का एक टुकड़ा निकालकर मुन्ना के हाथ में थमा दिए। अब घर जाओ भगत, संध्या की वेला हो गई। मैं तब तक बरगद की छाह में आ गया था। मैंने चोर निगाह से पेड़ के तले रखे दिए कि नीचे पड़े कुछ सिक्के ताड़ लिए थे, लेकिन वह भगवान जी का घर था। मुन्ना ने सधे हुए तरीके से दोबारा चरण स्पर्श कार्यक्रम किया और मेरे पास आ गया। बिजली की फुर्ती से उसने वे सारे सिक्के अपनी हथेली में दबोचे और किसी कुशल चोर की तत्परता से मंदिर परिसर से बाहर निकल आया। भगवान जी घर में किए गए पाप में 20% की हिस्सेदारी कर चुकने के अपराध की वजह से मेरी घिघी बंधी हुई थी। मुन्ना की बत्ती सी खिली हुई थी और वह सिक्के गिन रहा था। गंगा मैया की सौगंध, आज खजाना लूट लिया जीवा ने। तो ये था लप्पू जन्ना का आज का हिस्सा, जहां बचपन की शरारतों में छिपी थी मासूमियत, मस्ती और दोस्ती की गहराई। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें कहानियों के सफरनामे को, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप सुन सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में लप्पू झन्ना के नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए कहानियों के सफरनामे के साथ।